वेलकम टू अनदर ऑसम एपिसोड ऑफ बीटीटीएच नोवेल। पिछले एपिसोड में जियान हो गया था मालामाल, क्योंकि जियान को डीमन फ्लेम वैली के खजाने में एक ऐसी टेक्निक मिलती है जिससे वो अपने लिए काफी पावरफुल पपेट्स को रिफाइन कर सकता था। साथ ही में वहाँ पे वो फ्लेम क्रिएशन स्किल भी अवेलेबल थी, जिससे ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट ने बहुत मेहनत करके इम्प्रूव किया था। अब इस स्किल को यूज करने के लिए 3 लोगों की जरूरत नहीं थी। साथ ही में इसका बैकलैश भी काफी कम हो गया था। इस बैटल में हुई इंजरीज को रिकवर करने के बाद जियान कमरे से बाहर आता है। उसके रूम के बाहर शाओली उसका वेट कर रहा था। शाओली से मालूम पड़ता है कि लिटिल फेई डॉक्टर के साथ कुछ गलत हो गया है। इस मैटर के बारे में जान के जियान तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। जब तक जियान लिटिल फेई डॉक्टर के रेजिडेंट में पहुंच पाया था, तब तक इनर एकेडमी के द्वारा ये एरिया पूरा सील कर दिया गया था। यहाँ पे कई इनर एकेडमी के एल्डर्स काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़े हुए होते हैं। किसी भी जानकारी के भूखे विद्यार्थी को वो तुरंत ही वहाँ से भगा देते थे। अगले पल में एक ब्लैक फिगर इसके बैरियर को अप्रोच करता है। इसकी स्पीड बहुत ही तेज थी। जब एल्डर्स उसे रोकने के लिए तैयार होते हैं, तभी उन्हें दिखाई देता है उसका चेहरा। जियान को देख के सभी एल्डर्स रिलीफ फील करते हैं। अपने हाथों को कप करके वो साइड में हो जाते हैं। एक एल्डर बताता है कि फर्स्ट एल्डर अंदर है, तुम्हें भी जल्दी वहाँ पे जाना चाहिए। जब ये जियान सुनता है तो उसकी आंखों में वो एंजाइटी और भी डेंस हो गई थी। तुरंत ही जेड ग्रीन फ्लेम उसकी बॉडी को कवर कर लेती है, जिसके बाद वो उस बैरियर में एंटर हो गया था। उसने इस लाइट बैरियर के अंदर अपना पैर रखा ही था, तभी एक ग्रे कलर की एयर उसके ऊपर हमला कर देती है। पर जब उसकी हेवली फ्लेम से इसका कॉन्टेक्ट होता है तो वो तुरंत ही प्योरीफाई हो गई थी। जियान इस ग्रे हवा को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। वो काफी तेजी से अंदर जाने लगा था। फाइनली जब वो एल्डर सूचियान को गेट के पास देखता है, तब उसके पैर रुकते हैं। जियान कहता है, फर्स्ट एल्डर क्या हुआ? इस आवाज को सुन के एल्डर सूचियान का ध्यान जियान की तरफ चला गया था। जियान को देख के वो भी रिलीफ फील करते हैं। वो कमरे की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या हुआ है। आज दिन में एक एल्डर ने मुझसे ये रिपोर्ट किया कि यहाँ से एक गैस रिलीज हो रही है। इस गैस के पॉइजन की वजह से कई स्टूडेंट अनकॉन्शियस हो गए थे। एट द एंड मुझे ये प्लेस पूरी तरीके से सील करना पड़ता है। ओरिजिनली मैं अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, लेकिन उस एरिया का पॉइजन काफी डेंस है। उसकी कोरोसिव स्ट्रेंथ काफी खतरनाक है। अगर मैं फोर्सफुली एंटर करता हूँ तो शायद मेरा भी। इतना सुनने के बाद जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसके चेहरे पे एक अनईजीनेस को देखा जा सकता है। एक गहरी सांस लेने के बाद वो आगे बढ़ गया था। पीछे खड़े एल्डर सूजियान उसे रोकने ही वाले थे, पर थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। वो जियान से कहते हैं कि तुम केयरफुल रहना। एक नोट करने के साथ जियान ने गेट को ओपन कर दिया था। अब उसके शरीर को उस हेवली फ्लेम ने और भी खतरनाक तरीके से जकड़ लिया था, जिससे उसमें कुछ भी एंटर ना कर सके। ये करने के बाद जियान इस रूम में एंटर करता है। हम यहाँ पे काफी डेंस पर्पल फॉग को देख सकते हैं। जियान ने जैसे इसका गेट ओपन किया था, एक पर्पल पॉइजन का थ्रेड बाहर आता है। एल्डर सूचियान फटाक से अपनी दुगी का यूज करके अपनी बॉडी को कवर करते हैं। उन्होंने इस छोटे से थ्रेड को काफी केयरफुली रिफाइन किया था। उनके एक इशारे पे दरवाजा दोबारा बंद हो गया था। सूचियान चिल्लाते हुए कहते हैं, जियान अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है तो फिर तेज आवाज में मुझे इन्फॉर्म करना। गेट के पीछे से जियान की सोलम आवाज बाहर आती है। जियान कहता है, फर्स्ट एल्डर आप रिलैक्स करो, साथ ही में आप इस एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दो। कोई भी अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। ये सुन के सूचियान हल्के से नॉड करते हैं। अब वो धीरे धीरे करके पीछे जाने लगे थे। थोड़े से हेजिटेशन के बाद उनके हाथों की हैंड सील चेंज हो गई थी। अब काफी डेंस अमाउंट में एनर्जी उनकी बॉडी से बाहर आने लगी थी। ये दुखी आसमान में फैल के इस पूरे घर को कवर कर लेती है। इतना करने के बाद भी वो सेफ फील नहीं करते। इस वजह से वो स्पेशल एबिलिटीज का यूज करके एक और लेयर को लगा देते हैं। हम एल्डर सूचियान को यहाँ पे इतना केयरफुल रहने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। इवन वो दोजोंग स्ट्रेंथ के साथ भी इस पॉइजनस गैस से काफी डरते थे। कहीं ये पॉइजनस गैस बाहर फैल जाती है तो फिर इनर एकेडमी में लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो उस टाइटली शट डोर की तरफ देखते हुए कहते हैं, होपफुली जियान तुम इस मैटर को सॉल्व कर दोगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है अंदर की तरफ। यहाँ पे पॉइजनस गैस इतनी डेंस थी कि नॉर्मली देख पाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। जियान शाओशियान की ब्रीदिंग साउंड्स को सुन के आगे बढ़ता है। इन आवाजों की वजह से ही वो उसकी लोकेशन को डिटरमाइन कर पा रहा था। शाओशियान के रूम के बाहर कई पॉइजन की लेयर्स थी। जियान के हर कदम के साथ पॉइजन और भी डेंस होता जा रहा था। अब वो कई रिपल्स को भी फील कर पा रहा था। अच्छी बात यह है कि ग्लेज लोटस कोर फ्लेम ने उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया है। इतने हाई टेम्परेचर की वजह से पॉइजनस गैस उसे हार्म नहीं करती। कई कदम आगे लेने के बाद एक पिंक बेड उसके सामने अपीयर हुआ था। इस बेड पे एक लवली फिगर सिमटी हुई पड़ी थी। हम शाओशियान की बॉडी से काफी डेंस पॉइजन को बाहर आते हुए देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक तरीके से इस रूम में इकट्ठा होता जा रहा था। जब वो किसी के फुटस्टेप्स को सुनती है तो फिर उसकी बॉडी एकदम कांपने लगती है। लिटिल फेई डॉक्टर ने जैसे तैसे अपनी आंखों को खोल लिया था। उसे दिखाई देता है एक ब्लैक फिगर जो कि उसके बेड के पास धीरे धीरे आता जा रहा था। वो एक दर्द भरी आवाज में कहती है कि तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। लगता है ये वो फुल पॉइजन बॉडी टाइम से पहले ही इरप्ट होने वाली है। हालांकि जियान ने इस सिचुएशन को पहले ही एंटिसिपेट किया था, बट जब वो ये शब्द सुनता है तो फिर उसका एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया था। वो शाओशियान के चेहरे के उस दर्द को फील कर पा रहा था। वो शाओशियान के साइड में बैठ के उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। जियान अपने दिल के अंदर ये बात जानता था कि
लिटिल फेई डॉक्टर की स्ट्रेंथ के साथ वो इसे 1 साल के लिए सप्रेस कर सकती थी, लेकिन ये वो फुल पॉइजन बॉडी ऑलरेडी टाइम से इसलिए एरप्ट हो रही है क्योंकि शाओशियान ने इसकी सील को कई बार अनडन किया था। उसके ऐसा करने पे टाइम काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ इरप्शन की। भले ही जियान अपने आप को कितना भी ब्लेम कर रहा हो, पर यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे अपना हाथ दो। जब शाओशियान इसकी ये बात सुनती है तो वो काफी हेजिटेट करने लगी थी। फिर वो जियान पे ट्रस्ट करके अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। इस समय शाओशियान के हाथ में से एक फेंट पर्पल लाइट बाहर आ रही थी। इस लाइट को देख के जियान की आंखों की वो सोलमनेस और भी डेंस हो गई थी। सबसे पहले वो अपने हाथ को उसकी रिस्ट पे ले जाता है। जियान की उंगली से एक हल्की से फ्लेम के थ्रेड ने शाओशियान की बॉडी में एंटर किया था। जैसे ये फ्लेम लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी में एंटर करती है, तुरंत ही जियान का एक्सप्रेशन खतरनाक तरीके से अगली हो गया था, क्योंकि वो सेंस कर पा रहा था कि इस समय शाओशियान की बॉडी पूरी तरीके से पॉइजन से फ्यूज हो गई है और तो और ये पॉइजन गैस ऊपर राइज कर रही थी। कुछ टाइम के बाद वो शाओशियान के हेड में एंटर कर जाएगी। जियान जानता था कि अगर ये पॉइजनस फॉग उसके ब्रेन में एंटर करता है तो फिर उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे करके फेड होने लगेगी। उस समय शाओशियान की हालत वो फुल पॉइजन बॉडी के पुराने ओनर्स जैसी होगी। तब उसका बस एक फाइनल स्टेप बचा होगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बोर्न फ्रॉम वो एंड डाइंग इन वो। हिंदी में बोले तो जो वो फुल पॉइजन बॉडी के साथ पैदा होते हैं उनकी मौत का कारण भी ये वो फुल पॉइजन बॉडी ही बनती है। जब शाओशियान की वो ग्रेश पर्पल आंखें जियान के एक्सप्रेशन को देखती हैं तो फिर वो अपनी कंडीशन के बारे में समझ गई थी। अपने होठों को बाइट करते हुए वो धीरे से कहती है कि जियान, मेरा जितना टाइम तुम्हारे साथ निकला है वो सारे मेरी लाइफ के सबसे हैप्पी मोमेंट्स थे। तुम मेरे पहले और लास्ट फ्रेंड हो। अगर मेरी कंडीशन उस लास्ट स्टेप तक पहुंच गई है तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी होल्ड बैक करना छोड़ दो। मुझे इस एकेडमी से बहुत लगाव है। अपनी कॉन्शियसनेस को लूज करने के बाद मैं इसके डिस्ट्रक्शन का कारण नहीं बनना चाहती। शाओशियान के इन शब्दों को सुन के जियान एकदम गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चुपचाप रहो, ये फालतू की बकवास क्या कर रही हो। जियान के इस डांट की वजह से शाओशियान गुस्सा नहीं होती, बल्कि अब उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। अब वो दोबारा से बेड पर लेट गई थी। उसकी वो ग्रेश पर्पल आंखें जियान के चेहरे पे टिकी रहती हैं, क्योंकि कोई उसकी चिंता करे। ये फीलिंग लिटिल फेई डॉक्टर ने अपनी लाइफ में काफी कम बार फील करी थी। वो बस इतनी ही बात से खुश थी। खैर अभी जियान को टाइम नहीं था कि वो लिटिल फेई डॉक्टर की आंखों में देखे। अब वो एक डीप थॉट में चला गया था। जियान याद करता है कि सो कॉल्ड पॉइजन पिल कंट्रोलिंग मेथड में अभी उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के मॉन्स्टर कोर की जरूरत थी। इसे एक्वायर करने के बाद शाओशियान अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाएगी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था जिसे ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जियान इस पॉइजन पिल को फोर्सफुली रिफाइन करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा भी वेस्ट चला जाए, जिसे उसने इतने एफर्ट लगा के ऑब्टेन किया था। अभी उसके दिमाग में ये ख्याल घूम रहे थे। वो मास्टर याओलाओ के द्वारा छोड़े हुए फॉर्मूलास में से किसी ऐसे फॉर्मूले को ढूंढता है जिससे शाओशियान की वो फुल पॉइजन बॉडी सप्रेस हो सके। भले ये चीज टेम्परेरी थी, लेकिन यही उसे चाहिए भी था। अफसोस की बात है कि जियान यहाँ पे डिसअपॉइंटेड होता है। वो फुल पॉइजन बॉडी बहुत ही रेयर कंडीशन है। मास्टर याओलाओ को ऐसी कोई जरूरत नहीं थी जिसकी वजह से वो जानबूझ के इसके इलाज को ढूंढे। इस वजह से जियान की सर्च भी वेस्ट चली गई थी। जब जियान अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था तभी उसे एक ओल्ड और फेमिलियर आवाज सुनाई दी थी। वो कहते हैं वो फुल पॉइजन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में इसे 2 बार देख लिया है। लगता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। इस आवाज को सुन के जियान का चेहरा तो एकदम खिल गया था। डूबते हुए को तिनके का सहारा। कुछ इसी तरीके से वो टियानजुन से पूछता है कि ओल्ड मिस्टर, क्या आपको वो फुल पॉइजन बॉडी के बारे में पता है, और क्या आपके पास कोई ऐसा मेथड है जिससे इसे टेम्परेरी सप्रेस किया जा सके। इसमें ओल्ड याओ हंसते हुए कहते हैं कि हमारे जैसे ओल्ड जनरेशन के एक्सपर्ट में ऐसा कौन होगा जिसे वो फुल पॉइजन बॉडी के बारे में पता ना हो, लेकिन तुम्हारे ये दोस्त वो फुल पॉइजन बॉडी की लास्ट स्टेप में लग रही है। अगर इसे अभी सील नहीं किया गया तो फिर ये पॉइजन सीधा उसकी ब्रेन में एंटर कर जाएगा। ये सुन के जियान स्टार्टल्ड हो गया था। वो एक डीप ब्रेथ लेने के बाद कहता है, ओल्ड मिस्टर, क्या आपके पास कोई ऐसा मेथड है जिससे हम इसे सील कर सकें। इसका रिप्लाई करते हुए टियानजुन कहते हैं कि तुम अपने आप को लकी मान सकते हो कि तुम मुझसे मिले हो, क्योंकि इस द्वीपी कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें वो फुल पॉइजन बॉडी को सील करने का मेथड आता है। एक समय में मेरा एक ऐसा फ्रेंड था जो खुद वो फुल पॉइजन बॉडी को पोजेस करता था। उसी ने इस सीलिंग मेथड को क्रिएट किया है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इससे वो फुल पॉइजन बॉडी को बस 3 साल के लिए सील किया जा सकता है, क्योंकि अगर 3 साल बाद इसे रिजॉल्व करने का मेथड नहीं मिलता तो फिर ये डेफिनेटली इरप्ट हो जाएगी। ये बात सुन के जियान की आंखों में एक चमक आ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में इतने कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। अब उसके चेहरे पे एक रिलीफ वाला एक्सप्रेशन आ गया था। अब उसके दिल पे से एक बड़ा सा भार कम हो गया था, क्योंकि 3 साल ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम है। जियान ये बिल्कुल बिलीव करता था कि वो 3 साल के अंदर इस सो कॉल्ड स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मैजिकल कोर डेफिनेटली ऑब्टेन कर लेगा। जब वो ये सब सोच रहा होता है तभी उसके कानों में दोबारा से टियानजुन की आवाज जाती है। ओल्ड याओ आगे कहते हैं कि इस सीलिंग मेथड का नाम है ऑल डे फायर सील। ये एक फायर एफिनिटी के ची मेथड से एक पॉजिटिव वॉलेंस को खींचता था, क्योंकि इसका यूज होता है इस पॉइजन गैस को सप्रेस करने में। करंटली तुम्हारी बॉडी
ऑलरेडी हेवली फ्लेम को कंटेन करती है, जिससे तुम इस पॉइजन को सप्रेस कर सकते हो। यहाँ तक कहने के बाद उन्होंने जियान के दिमाग में इस मेथड को भेज दिया था। जियान ने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। एक मोमेंट के बाद जब उन्हें खोलता है तो फिर उसका एक्सप्रेशन भी नॉर्मल हो गया था। जियान लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देख के हंसने लगा था। वो कहता सच में ये मेथड काफी फैंटास्टिक है। जियान की कंफर्मेशन की वजह से लिटिल फेई डॉक्टर भी खुश हो गई थी। उसके रिएक्शन को देख के जियान भी स्माइल करने लगता है। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया था। वो एक ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे बोलता है कि इस मेथड का यूज करने के लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। जैसे ये शब्द शाओशियन के कानों तक गए थे, उसका चेहरा भी कानों तक लाल हो गया था। वो अपने फेस को भी दूसरी साइड कर लेती है क्योंकि जियान को दोबारा देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब जियान शाओशियन को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखता है तो फिर वो भी काफी एम्बेरेस्ड फील करने लगा था। फिर भी बेशर्मी दिखाते हुए वो कहता है इस मेथड के काम करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। जब शाओशियन जियान के एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन को देखती है तो फिर उसके चेहरे की रेडनेस भी रिड्यूस हो गई थी। लगता है जियान के साथ साथ हमारा राइटर भी काफी ठरकी था क्योंकि उसने यहाँ पे फुल मजे लेके स्टोरी लिखी है। अब देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राइटर ही कह रहा है। शाओशियन ने अपनी मरमेड जैसी बॉडी को स्ट्रेट किया था। जब उसके हाथ उसके ड्रेस पे जाते हैं तो इस समय वो कांप रहे थे। जैसे ही उसकी उंगलियां मूव हुई थी, शाओशियन की ड्रेस नीचे ड्रॉप हो गई थी। तुरंत एक लवली नेकेड बॉडी जियान के सामने अपीयर होती है। सीन यहाँ पे कुछ ऐसा था जिसे कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो उसकी ब्रेथ एकदम हैवी हो जाएगी। अगर इस सिचुएशन में जियान अपने माइंड को काम नहीं रख पाता तो फिर उसे आदमी होने पे धिक्कार है। हम जियान को दांती मींचते हुए देखते हैं। अपने मन ही मन में उसने अपने आप को थप्पड़ लगाए थे। वो साइड में दूसरी तरफ देख के गहरी सांस लेता है। जियान पूरी कोशिश करता है कि उसकी टोन चेंज न हो। आगे उसने बोला था कि लेट जाओ। जियान की ये एक्शन शाओशियन की आंखों से नहीं छिपे थे, न जाने क्यों, लेकिन अब उसके मन से डर भी खत्म हो जाता है। जैसा उससे कहा गया था वो नीचे लेट के अपनी आंखें बंद कर लेती है। ठरकी जियान अपनी आंखों के कॉर्नर से लिटिल फेई डॉक्टर को लेटते हुए देखता है। काफी इनहेल और एक्सेल करने के बाद वो थोड़ा सा काम डाउन हुआ था। जियान शाओशियन की तरफ अपनी फिंगर को आगे बढ़ाता है। अभी उसकी उंगली पे एक जेड ग्रीन फ्लेम देखी जा सकती है। वो एक धीमी आवाज में कहता है कि ये काफी पेनफुल होने वाला है, तुम्हें इसे इंड्योर करना होगा। इतना कहने के बाद जियान की उंगली लिटिल फेई डॉक्टर के नेक एरिया के नीचे जा लगती है। जैसे ही वो अपनी उंगली को वहाँ प्रेस करता है, लिटिल फेई डॉक्टर की जेड जैसी स्किन में से एक व्हाइट स्मोक बाहर आ रहा था। इस धुएं में ग्रेश एयर को देखा जा सकता है। जब ये व्हाइट स्मोक बाहर आया था, इसी के साथ शाओशियन के मुंह से एक मफल्ड साउंड बाहर आता है। अभी उसकी आईब्राउज एकदम वर्टिकल हो चुकी थी। जहाँ पे जियान ने अपनी उंगली को प्रेस किया था और वहाँ पे ग्रीन कलर का पॉइंट क्रिएट हो जाता है। शाओशियन की स्मूथ स्किन की सेंसेशन जियान जैसे तैसे करके इंड्योर कर पा रहा था। जैसा उस ऑल स्काई फायर सील मेथड में बताया गया है, वो अपनी उंगली को नीचे ले जाने लगता है। तुरंत ही हम और व्हाइट स्मोक को रिलीज होते हुए देखते हैं। अब शाओशियन के बैक पे एक स्कार क्रिएट हो गया था। इस हरे रंग के फायर स्कार ने शाओशियन के शरीर में कोई फ्लॉ क्रिएट नहीं किया था, बल्कि इस स्कार की वजह से उसकी बॉडी और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। यू नो व्हाट आई मीन। मैं राइटर से कहना चाहता हूँ अश्लील है ये राइटर। जैसे जैसे जियान की फिंगर मूव होती जा रही थी, उसका एक्सप्रेशन भी और सोलम होता जा रहा था। अभी जियान को अपनी उंगली को काफी प्रिसाइसली कंट्रोल करना था क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की वजह से ये सील कंप्लीट होगी, वरना लिटिल फेई डॉक्टर के साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अभी जियान की उंगली किसी पेंट ब्रश की तरह लग रही थी जिसे वो लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी पर यूज कर रहा था। हम कई क्रिस क्रॉसिंग लाइंस को बनते हुए देख सकते हैं। जब ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो फिर ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। जैसे ही हरे रंग की लाइंस उसकी बॉडी में अपीयर होती हैं, शाओशियन जो कि अब तक पेन को एंड्योर करना सीख गई थी, वो अचानक से काफी कंफर्टेबल फील करने लगी थी। एक औरत होने की वजह से वो अपने आप को काफी रिस्ट्रेन कर रही थी। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करके पूरी कोशिश करती है कि मुंह से आवाज न निकले, लेकिन उसकी ऐसी कंडीशन की वजह से उसका चेहरा दोबारा से ब्राइट रेड होने लगता है। एट अ ग्लैंस ये काफी ब्रेथ टेकिंग सीन था। इस समय जियान की आंखें अपनी नाक को ऑब्जर्व कर रही थी और उसकी नाक ऑब्जर्व कर रही थी अपने हार्ट को। जियान का दिमाग अभी पूरी तरीके से फोकस्ड था। वो इस सील को इतने धीरे से बना रहा था जैसे कोई स्केचिंग कर रहा हो। अब शायद ये सीलिंग मेथड अपनी शेप को लेने वाला था क्योंकि शाओशियन की बॉडी का पॉइजन और भी फियर्स हो जाता है। अच्छी बात यह है कि जियान के पास हेवली फ्लेम्स की प्रोटेक्शन है। जब ये पॉइजनस फॉग जियान के ऊपर अटैक करता है तो फिर हेवली फ्लेम का फ्राइटनिंग टेम्परेचर से कम्प्लीटली वेपराइज कर देता है। अब जियान की आंखें और भी डेंस हो गई थी। उसने लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी के चेंज को भी नोटिस कर लिया था। हम देखते हैं उसकी उंगली की स्पीड को इंक्रीज होते हुए। अब शाओशियन की पूरी बॉडी पे कई ग्रीन कलर की फायर लाइंस क्रिएट होने लगी थी। जैसे जैसे जियान की उंगली और भी तेज होती जाती है, शाओशियन अपनी बॉडी में और भी स्ट्रेंज फील करने लगती है। जियान की फिंगर से प्रोड्यूस होने वाला पेन शाओशियन के लिए प्लेजर में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। इन द एंड लिटिल फेई डॉक्टर और भी इंड्योर नहीं कर पाती। हमें सुनाई देती है उसके मुंह से आह तक की आवाज। इस आवाज को सुन के जियान की पूरी बॉडी कांप गई थी। वो अपनी जीभ को बाइट करके जैसे तैसे खुद को मेंटेन करता है क्योंकि ऐसा करने से ही वो अपने ख्यालों को सप्रेस कर पा रहा था। जियान एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है कि अगर तुम पॉइजन गैस से अपनी कॉन्शियसनेस को करोड नहीं होने देना चाहती
तो प्लीज थोड़ी और देर के लिए एंड्योर करो, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जियान के इन शब्दों को सुन के लिटिल फेई डॉक्टर का चेहरा एकदम फायरी हॉट हो गया था। अभी वो किसी ब्राइट रेड एप्पल की तरह दिखाई दे रही थी, चाहे वो कितनी भी कोल्ड और इंडिफरेंट बिहेव करती हो, लेकिन अभी शाओशियान किसी नॉर्मल लड़की की तरह लगती है। शाओशियान के चुपचाप होने पे जियान रिलीफ फील करता है। अब उसका ध्यान दोबारा शिफ्ट हो गया था अपनी उंगली पे, जो कि दोबारा से मूव करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ये सील फॉर्म होती जा रही थी, लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी से बाहर आने वाला वो पर्पल फॉग भी काफी थिक होता जा रहा था। एंड में तो जाके ऐसी हालत हो जाती है कि हर एक फॉग जो कि शाओशियान की बॉडी से बाहर आता था, वो तुरंत ही जियान के ऊपर हमला कर देता था। पर जब ये पॉइजन उस ग्रीन कलर की फ्लेम में कांटेक्ट करता था, वहाँ से कई चीची साउंड्स बाहर आते थे। भले ही जियान की बॉडी को भी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम ने कवर कर रखा हो, पर फिर भी अब जियान को आगे इंड्योर करने में परेशानी हो रही थी। इस पॉइजन गैस की कोरोसिव स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग है। सोने पे सुहागे वाली बात ये थी कि इसका अमाउंट एकदम लिमिटलेस था। देखने से तो ऐसा लग रहा है ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होने वाली। धीरे धीरे जियान की बॉडी की हेवली फ्लेम में वीक पड़ने लगती है। ऑल्दो उसने अपनी दुखी का यूज करके इस फ्लेम को एनहेंस कर दिया था, पर ऐसा करने से वो और भी एग्जॉस्ट होने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक व्हाइट फॉग को, जो कि एक क्लस्टर के फॉर्म में जियान के सामने अपीयर हुआ था। क्लियरली यहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर की वो फुल पॉइजन बॉडी रिटेलिएट कर रही है, जिससे उसकी ये सील कंप्लीट ना हो सके। वो ये अच्छे से समझता था कि अगर ये सील फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती तो फिर प्रीवियस वो फुल पॉइजन बॉडी के ओनर्स की जैसे शाओशियान की भी हालत होने वाली है। हम जियान की आंखों में एक रूथलेस एक्सप्रेशन को आते हुए देखते हैं, जिससे उसकी उंगली की स्पीड और भी क्विक हो गई थी। अब काफी तेजी से वो ग्रीन फायर स्कार्स अपीयर होने लगे थे। जैसे उसकी फिंगर मूव करती है, हवा में कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं। वो अपनी फिंगर को पॉज करके एक हेवीली नोड करता है। फाइनली अब ये सील फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी थी, पर जैसे ये फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, एक हल्का सा पॉइजन थ्रेड जियान की हेवीली फ्लेम को क्रॉस कर देता है। अब वो जियान की नाक के अंदर से एंटर हो गया था। जियान ने इस स्टेंच को तुरंत ही नोटिस कर लिया था। हम उसके एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं। अभी उसके चेहरे पे काफी हेजिटेशन को देखा जा सकता है। एक सेकंड के बाद वो इस पॉइजन पे ध्यान नहीं देता जिसने जियान के शरीर में एंटर किया था। अब वो हरे रंग की फ्लेम और भी राइज होने लगती है। फाइनली वो शाओशियान के एकदम स्मूथ फ्लैट एब्डोमेन पे लैंड होती है। ये पॉइंट फॉर्मेशन का सेंटर था। जब तक वो स्पॉट पे एनर्जी को सप्लाई करता है, ये सील तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी। तुरंत ही जियान के हाथों से काफी पावरफुल हॉट एनर्जी बाहर आती है, जो कि कई लाइंस में ब्रेक होकर उस सील की फॉर्मेशन से आगे बढ़ने लगी थी। जैसे ये एनर्जी उस फॉर्मेशन में एंटर करती है, अब शाओशियान की पीठ के इस फॉर्मेशन डायग्राम ने साइन करना शुरू कर दिया था। जैसे जियान कहता है, ऑल स्काई फायर सील, द स्काई फॉर्म्स द शेप, द फायर फॉर्म्स द स्पिरिट सील। जैसे उसके मुंह से सील वाला साउंड निकलता है, वो स्पॉट जहाँ पे जियान का हाथ था वो काफी ब्राइट होने लगता है। जैसा कि उसे पता हो कि सील कंप्लीट होने वाली है, शाओशियान की वो फुल पॉइजन बॉडी एकदम क्रेजी हो जाती है। लिटिल फेई डॉक्टर की पूरी बॉडी से काफी थिक फॉग बाहर आ रहा था। ये फॉग इतना ज्यादा खतरनाक था कि जियान की हेवली फ्लेम के बैरियर को भी क्रॉस कर देता है। ये फॉग तुरंत ही उसकी स्किन के अंदर एंटर करने लगता है। इसे फील करके जियान का एक्सप्रेशन काफी डिम हो गया था। जियान फिर भी अपने हाथ को बिल्कुल विड्रॉ नहीं करता। अगले मोमेंट में हम उस इंटेंस लाइट को वीक होते हुए देखते हैं। शाओशियान के शरीर का वो स्कार भी अब धीरे धीरे करके डिसअपियर हो गया था। ये कुछ ऐसा था जैसे ये इसकी बॉडी से मर्ज हो गया हो। जो पॉइजनस गैस उसकी बॉडी से बाहर आ रही थी, अब वो भी चुपचाप से डिसअपियर हो जाती है। अब उसकी त्वचा का कलर भी नॉर्मल हो चुका था। बेसिकली वो फुल पॉइजन बॉडी जो कि इरप्ट होने वाली थी, अभी सील कर दी गई है। इस सील के कंप्लीट होने के बाद शाओशियान ने अपनी आंखें खोली थी। चारों तरफ पॉइजन को देख के वो अपने मुंह को खोलती है। ऐसा करने से पॉइजन एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फाइनली अब ये शाओशियान की बॉडी में लौट चुका था। जब लिटिल फेई डॉक्टर इस पॉइजन का फाइनल थ्रेड को अब्सॉर्ब करती है, तो हम देखते हैं उसके चेहरे पे एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन को अपीयर होते हुए। उसकी आंखें भी अचानक से शाइन करने लगी थी। उसके बिना रियलाइज करे लिटिल फेई डॉक्टर का ऑरा पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दिखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे कोई टॉनिक मिल गया हो। कुछ ही मिनट्स के अंदर उसने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो एडवांस हो चुकी थी 5 स्टार दोजोंग पे। अगर कोई नॉर्मल दोजोंग इस चीज को देख लेता है तो शायद वो स्टंड होकर एकदम बेहोश हो जाएगा। शाओशियान के इस बार वो फुल पॉइजन बॉडी इरप्शन ने सिर्फ उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाया था, बल्कि इससे उसकी स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई थी। ये कुछ ऐसा था जैसे एक भयानक रात के बाद सवेरा आ गया हो। ऐसी एंडिंग के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। जब उसका शरीर ग्रेजुअली काम होने लगता है तो फिर उसकी बाकी की बची हुई चिंता भी गायब हो जाती है। शाओशियान अपने हाथों को वेव करती है। ऐसा करके उसके कपड़ों ने उसके शरीर को कवर कर लिया था। ये सब करने के बाद उसका ध्यान जाता है अपने पीछे की तरफ। वो देख पाती है कि जियान बेड पे कोलैप्स हो गया है। ऐसी सिचुएशन की वजह से वो काफी एंग्शियस हो गई थी। जब वो जियान के पास जाती है तो वो देख पा रही थी कि जियान का चेहरा एकदम ग्रे हो गया है। लग तो ऐसा रहा था जैसे वो बहुत परेशान होगी, लेकिन वो जियान की सिचुएशन को रियलाइज करके थोड़ा रिलैक्स फील करती है। शाओशियान कहती है क्या इसकी बॉडी में पॉइजन जा चुका है। हम उसके चेहरे पे एक हेजिटेशन
सेंसेशन के साथ लाल रंग को देख सकते हैं। फाइनली वो अपने लिप्स को जियान के लिप्स से प्रेस कर देती है। ऐसा करने पे जियान के शरीर से वो ग्रे हवा बाहर आने लगी थी, जो कि उसके मुंह से ट्रेवल करके शाओशियन की बॉडी में एंटर करने लगती है। जब जियान अपने अनकॉन्शियस स्टेट से बाहर आया था तो सबसे पहले उसे दिखाई देती है वो ग्रेश पर्पल आंखें। इन आंखों में क्लियरनेस देख के जियान को रिलीफ फील होती है। वो ये डिस्कवर करता है कि न जाने कैसे वो शाओशियन के बेड पे आ चुका है। अपने दिमाग को काम डाउन करके वो अपने बॉडी के अंदर की सिचुएशन को चेक करने लगता है। जियान को मालूम पड़ता है कि उसके अंदर से वो पॉइजनस गैस पूरी तरीके से गायब हो गई है। तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ। वो जियान को सपोर्ट करती है जिससे वो बेड से उठ सके। वो हल्के से जियान की कंडीशन को चेक करती है। जब सब कुछ ठीक होता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। शाओशियन कहती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी से उस पॉइजन को बाहर निकाल दिया है, तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब जियान शाओशियन को ध्यान से देखता है तो फिर उसकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ तो, क्योंकि जियान फील कर पा रहा था कि शाओशियन का ऑरा पहले से काफी डेंस हो गया है। जियान के फेस एक्सप्रेशन को देख के शाओशियन रिप्लाई करती है कि इस बार के वो फुल पॉइजन बॉडी के इरप्शन में काफी पॉइजनस गैस क्रिएट हुई थी। भले ये पॉइजन सभी के लिए काफी हार्मफुल हो, पर मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा टॉनिक है। इसे वापस से अब्सॉर्ब करके मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी आगे बढ़ गई है। इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियान को सिचुएशन के बारे में पता लगता है। जियान कहता है ये वो फुल पॉइजन बॉडी सच में बहुत स्पेशल है। मैंने इससे पहले किसी की स्ट्रेंथ में इतना खतरनाक राइज नहीं देखा है। इस समय लिटिल फेई डॉक्टर की आंखें टिकी हुई थी जियान के ऊपर। हम उसके चेहरे को कई बार लाल होते हुए देखते हैं। वो शर्माते हुए अपनी आंखें नीचे करके कहती है कि ये सब तुम्हारी हेल्प की वजह से हुआ है। अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो मेरी ये वो फुल पॉइजन बॉडी लास्ट स्टेप पे चली गई होती। ये सुन के जियान अपना सिर हिलाने लगा था। वो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो? तुमने अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी को कई बार मेरे लिए अंडन किया है। अगर इतने बार इसकी सील को अंडन नहीं किया जाता तो ये वो फुल पॉइजन बॉडी का इरप्शन इतना आगे नहीं होता। जियान अपने हाथों को क्लैप करके कहता है कि ये सील फॉर्मेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है ना। जब जियान ने दोबारा से सील के बारे में मेंशन किया था तो शाओशियन का चेहरा दोबारा से टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो हल्के से नोड करके कहती है कि हाँ, मैं सेंस कर पा रही हूँ कि ये वो फुल पॉइजन बॉडी ऑलरेडी सप्रेस हो चुकी है। जिस तरीके से सील फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ लग रही है, मुझे लगता है कि मैं 2 या 3 साल के लिए इसे कंट्रोल कर पाऊंगी। जियान कहता है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि 3 साल हमारे लिए सफिशिएंट होंगे जिसमें हम उस स्काई पॉइजन डीमन स्कॉर्पियन बीस्ट को ढूंढ सकें। शाओशियन भी इस बात से एग्री करती थी। जियान गेट की तरफ जाते हुए कहता है कि चलो हम यहाँ से बाहर चलते हैं। मुझे लगता है बाहर फर्स्ट एल्डर सूचियान काफी टेंशन में होंगे। लिटिल फेई डॉक्टर भी जियान को फॉलो कर रही थी। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है गेट के बाहर की तरफ। एल्डर सूचियान काफी एंग्शियस एक्सप्रेशन के साथ चारों तरफ घूमते हुए दिखाई देते हैं। तभी उन्हें सुनाई देता है क्रीकिंग साउंड, जिसकी तरफ उनकी नजर चली जाती है। वो देख पाते हैं कि लिटिल फेई डॉक्टर के रूम से एक ब्लैक रोब्ड यंग मैन बाहर आ रहा है। जियान को देख के सूचियान एक गहरी सांस लेते हैं। अब उनके दिल पे से एक बड़ा सा पत्थर हट गया था। जब जियान के पीछे शाओशियन के ऊपर उनकी नजर जाती है तो फिर उनके दिल में खुशी की लहर फैल गई थी। फिर भी वो एक वरीड आवाज में पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम लोग ठीक हो? इसके रिप्लाई में जियान हाँ बोल देता है, जिसके बाद उसका ध्यान गया था इस बैरियर पे जिसे एल्डर सूचियान ने क्रिएट किया था। अभी यहाँ पे कुछ ग्रेश पॉइजनस गैस रह गई थी। भले इससे सूचियान और जियान को कोई नुकसान न हो, पर एनआर अकेडमी के एल्डर्स और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा खतरा था। लिटिल फेई डॉक्टर ने भी जियान के चेहरे को पढ़ लिया था। वो अपना हाथ आगे बढ़ा के एक बार वापसी वाला इशारा करती है, जिससे सामने एक हरिकेन क्रिएट हो गया था। ये हरिकेन सारी ग्रेश पॉइजनस एयर को अपने अंदर जमा कर लेता है, जो कि फाइनली लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी में अब्सॉर्ब हो गया था। जिस तरीके से एक ही इशारे पे लिटिल फेई डॉक्टर इस पूरे पॉइजन फॉग को सबड्यू कर लेती है, एल्डर सूचियान उसे काफी सरप्राइज वाली नजरों से देख रहे थे। वो कहते हैं तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। शाओशियन एल्डर सूचियान को हाँ में जवाब देती है। वो उनके एस्टोनिश्ड एक्सप्रेशन को समझ पा रही थी। आखिरकार दोजोंग लेवल पे कोई एक लेवल इंक्रीज काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में एडवांसमेंट लाती थी। कई बार 10 सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी दोजोंग के एक स्टार को बढ़ाना भी काफी मुश्किल होता है। अभी एल्डर सूचियान की आंखें एनवी से भरी हुई थी। वो अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं लगता है मैं सच में काफी ओल्ड होता जा रहा हूँ। आगे आने वाली दुनिया यंग लोगों को बिलोंग करेगी। तो वही हमारा ध्यान शिफ्ट होता है शाओशियन की तरफ। वो अपनी स्टोरेज रिंग में से एक जेड बोतल को निकाल के एल्डर सूचियान को देती है। शाओशियन एक अपॉलॉजी के साथ कहती है एल्डर सूचियान प्लीज इन पिल्स को उन सभी स्टूडेंट्स में बंटवा देना जिन्होंने एक्सीडेंटली इस पॉइजन को इनहेल कर लिया है, क्योंकि इन पिल्स की हेल्प से बस वो कुछ ही दिनों में हील हो जाएंगे। सूचियान इस जेड बोतल को लेते हुए कहते हैं तुम्हें इस तरीके से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इस पॉइजन की वजह से वो एक बड़ा लेसन सीख गए होंगे। उन्हें समझ में आ गया होगा कि हर क्यूरियस चीज के पीछे नहीं भागा जाता। जियान ऊपर लगे हुए बैरियर को देख के कहता है एल्डर सूचियान अब यहाँ पे क्योंकि मामला सेटल हो ही चुका है तो आपको भी इस बैरियर को रिमूव कर देना चाहिए। ये सुन के एल्डर सूचियान अपने हाथ को वेव करते हैं। उनके हाथों से एक इनविजिबल रिपल क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से ये लाइट बैरियर एकदम स्कैटर हो जाता है। सूचियान कहते हैं कि तुम्हारा सेकंड ब्रदर काफी ज्यादा एंग्शियस होगा, वो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। इस एनर्जी बैरियर के हटने के बाद कई फिगर्स अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। जब वो जियान और बाकी के दोनों लोगों को देख लेते हैं तो फिर उन्होंने भी थोड़ा रिलीफ फील किया था। नेचुरली ये शाओली का ग्रुप था। सबसे आगे हम जिया को देख
देख सकते हैं। पर जियान जिसे देख के सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ था वो थी एक नीले कपड़े वाली लड़की। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है पानगेट की शिंगलन की। वो जियान को सही सलामत देख के खुश हो गई थी। शिंगलन कहती है कि बिग ब्रदर जियान, आप वो हेल्पर हो जिसे मैंने काफी मेहनत के बाद ढूंढा है, इस वजह से आपको कुछ होना नहीं चाहिए। ये सुन के जियान स्माइल करने लगा था। थोड़ी देर शाओली से बात करने के बाद उसका ध्यान जाता है शिंगलन पे। जियान कहता है रिलैक्स, मैं तुमसे किए हुए प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा। तो फिर ये बताओ हम अपनी सेंट्रल प्लेन्स की जर्नी को कब शुरू करने वाले हैं। शिंगलन थोड़ा सा सोचने के बाद कहती है चलो आज से 2 महीने बाद। अभी मैं एक ऐसी पिल को रिफाइन कर रही हूँ जिसे रिफाइन करने के लिए मुझे टाइम की जरूरत है। जियान अपनी नॉन एग्जिस्टेंट दाढ़ी को खो जाती हुई कहता है 2 महीने। अभी टियानजुनजी को भी उस इविल स्पिरिट को रिफाइन करना है। साथ ही में जियान सेंट्रल प्लेन्स जाने से पहले उस स्काई डीमन पपेट को क्रिएट करना चाहता था, लेकिन जो जियान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी हेवन सोल ब्लडबोन पिल, जिसके बारे में उसने मेड्यूसा को प्रॉमिस किया था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो कब वापस लौटेगा। अगर कहीं मेड्यूसा की साइड में कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे एक बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाएगी। और तो और जितना उसने क्वीन मेडुसा को समझा था, अगर वो काइलिन से किए हुए इस मेडिसिन पिल के प्रॉमिस को तोड़ता है तो फिर वो डेफिनेटली जियान से लाइफ टाइम नफरत करने वाली है। इस वजह से जियान भी बिल्कुल डिले नहीं करना चाहता था। भले ही उसकी करंट एबिलिटीज के साथ लेवल 7 की पिल को रिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो, पर चाहे कुछ भी हो उसे ट्राई करना है। उस पिल की डिफिकल्टी को देख के तो लग रहा है जैसे ये 2 महीने भी काफी कम पड़ने वाले हैं। तभी जियान को कुछ याद आता है। वो पूछता है क्या हमें पिल गैदरिंग के लिए लेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये चीज जियान के लिए बहुत जरूरी थी। यहाँ कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। शिंगलन स्माइल के साथ कहती है कि कोई चिंता की बात नहीं है, अभी इस पिल गैदरिंग को होने के लिए 2 साल बचे हुए हैं। जब हम सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचेंगे तब भी हमारे पास काफी टाइम होगा। शिंगलन की इस बात को सुनकर जियान रिलीफ फील कर रहा था। जियान सेंट्रल प्लेन्स जाने के लिए कोई जल्दी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे एक लार्ज स्केल की पिल गैदरिंग हेल्ड होगी। पूरे दुनिया के टॉप नॉच एक्सपर्ट्स वहाँ पे इकट्ठे होने वाले हैं। तो फिर बिना किसी जानकारी या प्रिपरेशन से उनसे डायरेक्टली टकराना ये जियान के लिए बिल्कुल बेनिफिट की बात नहीं है। जब शिंगलन कंफर्म कर लेती है कि जियान बिल्कुल ठीक है तो वो भी यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रहती। शिंगलन कहती है कि अगर तुम ठीक ही हो तो फिर मैं भी अब जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करने की जरूरत है। खासकर तुम भी काफी बिजी इंसान हो, तो फिर हम सीधा 2 महीने बाद मिलते हैं। शिंगलन को जाते हुए देख जियान एक गहरी सांस लेता है। लगता है इन बचे हुए 2 महीनों का उसे पूरा यूज करना होगा। अगले ही दिन शाओशियान के कुछ मैटर्स को सेटल करने के बाद जियान दोबारा से उस ब्लेजिंग स्काई की टावर के नीचे एंटर करता है। उसे टियानजुनजे की इविल सोल को रिफाइन करवाने में हेल्प करनी थी। वहाँ पे वो स्काई डीमन पपेट को रिफाइन करने के लिए अटेम्प्ट करने वाला है। भले ही काफी टाइम पास हो गया हो, पर मेगा वर्ल्ड अभी भी क्वाइट था। ये इमेजिन करने में काफी डिफिकल्ट बात है कि ऐसी जगह पे एक ऐसी रेस रहती है जिसे ऊपर देखा नहीं गया है। साथ ही में यहाँ पे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो कि पूरे दुनिया की कॉन्टिनेंट में कोलाहल मचा सकता है। अपने द्वारा क्रिएट करी हुई केव में जियान दोबारा से एंटर करता है। तुरंत ही ओडिया भी बाहर आ जाते हैं। इस समय उनका फिगर काफी ब्लरी दिखाई दे रहा था। भले ही अपने स्लम्बर से उठाने के लिए जियान ने सोल कल्टिवेटिंग सलाइवा का यूज किया हो, पर फिर भी टियानजुनजे की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। अपीयर होने के बाद टियानजुनजे एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं जियान, मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं इस इविल सोल को कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। जियान भी अपने दोनों हाथों को कप करके एक डीप आवाज में कहता है ओलियाओ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओलियाओ आगे कहते हैं कि तुम अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, इस इविल स्पिरिट को रिफाइन करने के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये सुन के जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। एक ही इशारे पे उसने फॉलन हार्ट फ्लेम को समन कर लिया था। जब ओलियाओ देखते हैं कि जियान ने बिना किसी हेजिटेशन के फॉलन हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लिया है तो वो एक स्माइल के साथ कहते हैं लड़के, तू मुझे पसंद आया, मैं फ्यूचर में तुम्हारे इन फेवर्स को याद रखूंगा। इस बार जियान फालतू की एक्टिंग नहीं करता, क्योंकि टियानजुनजे से अब वो ऑलरेडी काफी टाइम तक कांटेक्ट में रह चुका है, तो वो समझ गया था कि टियानजुनजे हमेशा फेवर्स को याद रखते हैं। जियान कहता है कि ओलियाओ चलो हम शुरू करते हैं। ये सुन के टियानजुनजे ने भी नोट कर दिया था। वो अपने सीरियस मोड में एंटर कर चुके थे। जैसे ही वो एक इशारा करते हैं जियान के सामने से फॉलन हार्ट फ्लेम उनके सामने आ गई थी। हम टियानजुनजे को चुटकी बजाते हुए देखते हैं। अचानक ही जियान के हाथ की वो व्हाइट रिंग ट्रेम्बल होने लगी थी। अगले सेकंड में उसमें से काफी वायलेंट ऑरा इरप्ट हुआ था। अब ये किसका ऑरा है ये तो तुम सबको पता ही होगा। खैर अगर तुम्हें नहीं भी पता है तब भी कमेंट्स में हवाबाजी कर सकते हो। साथ ही में ये बताओ कि मार्शल यूनिवर्स की एपिसोड एक्सप्लेनेशन करी जाए या फिर नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि BTTH का भक्त बनना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने सजेशंस को कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अगर इससे पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में वो मिल जाएगा, राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो इससे अगला वाला एपिसोड। तो फिर हम मिलते हैं सीधा उस एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।